हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में, जहाँ पे देखेंगे स्पीड क्या होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी देखेंगे। अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूँ तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी क्या होता है और उसके ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखा था और उसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किया था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी डेफिनेशन नहीं देखेंगे, बस स्पीड को हम इतना समझ लेंगे ताकि आगे चलकर न्यूमेरिकल में जहाँ भी यूज होगा उसको हम बेहतरीन तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ अगर स्पीड की, तो सबसे पहले स्पीड के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में वेलोसिटी के बारे में देखा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ था, कोई बात नहीं, अगर आपने वहां तक याद नहीं भी है तो अभी हम देखेंगे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। लेकिन आपने वेक्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत जरूर आइडिया होगा कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको गिवन है, यानी कि यहाँ की बात करें तो अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद जो भी आएगा वही उस पार्टिकल का स्पीड कहलाएगा। अब कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने से पहले चलिए कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं। वेलोसिटी का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई पार्टिकल है, जो बोला जाता है कोई पार्टिकल है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब बताइए ये स्पीड है या वेलोसिटी है? तो यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड आपको 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया है और क्या बोला गया है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। यानी आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 मीटर पर सेकेंड जो दिया गया है आपको, ये पार्टिकल का वेलोसिटी दिया गया है। समझ में आया कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन। लेकिन अगर सिंपल इसी को मैं ये बोलूं कि कोई पार्टिकल है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये स्पीड है, इसमें डायरेक्शन का कहीं भी जिक्र नहीं है। समझ में आया मोटा मोटी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको डायरेक्शन भी गिवन है तो मतलब वेलोसिटी है, और डायरेक्शन नहीं है और सिंपल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है तो वहाँ पे स्पीड टर्म का ही हम ज़्यादातर यूज करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो वहाँ से हम स्पीड की तरफ कैसे जाएंगे। तो देखिए मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए v वेक्टर है और इसको मैं कुछ लिख देता हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप, और के कैप में भी कुछ हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं केवल आई कैप और जे कैप के बारे में। यहाँ आई कैप जे कैप का क्या मतलब है, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन। ये चीज समझ में आया, आपने ये सब वेक्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये हमें क्या गिवन है, पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वेक्टर फॉर्मेट में है तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है। समझ में आया, हमें कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। अब देखिए ये वेलोसिटी है तो चलिए मैं इसका यूनिट भी लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, किसका यूनिट है, स्पीड या फिर वेलोसिटी किसी का भी बोल सकते हैं। अब चलिए मुझे इस वेलोसिटी से स्पीड बताना है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। तो सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये वेलोसिटी है तो हम मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से मॉड लगा देते हैं। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, आपने वेक्टर में भी पढ़ा हुआ था। तो चलिए ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वेलोसिटी गिवन है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट आई कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ 3 है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस जे कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। यानी यहाँ पे 4 है तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे। अगर प्लस में के कैप भी होता तो मैं प्लस करके के कैप का जो कोफिशिएंट होता उसका भी स्क्वायर करता, लेकिन यहाँ पे केवल आई कैप और जे कैप है तो हम केवल 2 ही का स्क्वायर करके सम करेंगे। तो चलिए इसको जरा सोल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये अंडर रूट 25 आ जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं या अंडर रूट 25 जिसका रूट अगर कैलकुलेट करिएगा तो 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी यानी स्पीड होगी, स्पीड मैग्नीट्यूड, मोड का मतलब क्या है, स्पीड। समझ में आया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये कितना आया 5, और यूनिट की अगर हम बात करें तो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ से हो गया। यानी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी इस तरह से कुछ अगर आपको गिवन है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरह से आपको कुछ गिवन है
तो वहां से आप स्पीड कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी स्पीड के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, वो वेलोसिटी में होता है। समझ में आया? तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी आपको पता है तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा कि वेलोसिटी ये रहा, आप स्पीड कैलकुलेट करके दिखाओ, ऐसा आपको कभी नहीं बोला जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू यूज क्या आपको करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है आपके खुद के लिए। जब आप कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पे क्वेश्चन में आपका ये आंसर इस तरह से कभी पूछा नहीं जाएगा कि स्पीड बताओ। हो सकता है आपको कहीं इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा जहां पे वेलोसिटी नहीं स्पीड का यूज करना होगा, तो हो सकता है आपको इस तरह से कुछ अपने लिए कैलकुलेशन करना पड़ जाए। समझ में आया कि वेलोसिटी को हम स्पीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, और हम मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? अब चलिए इसी को हम थोड़ा सा वेक्टर का याद अगर दिलाऊं आपको, तो मान लीजिए अगर कोई वेक्टर ए है जो कि x1 x i कैप, मान लीजिए x i कैप प्लस y जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह के फॉर्मेट में गिवन है। कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड जो हम फाइंड करते हैं, यानी मॉड ऑफ ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर। तो आप इसको चाहे तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड हम किस तरह से किसी वेक्टर से कैलकुलेट करते हैं। यही चीज हमने यहाँ वेक्टर से किया है ना। देखिए आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ के कैप है ही नहीं इसलिए हमने नहीं लिखा, इसको हमने सोल्व किया। तो आपको स्पीड में बस इतना याद रखना है कि स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं आप इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो स्पीड में बस आपको इतना याद रखना है। अब चलिए हम बात करते हैं, इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके तरफ हम लोग देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे कभी जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको इस दोनों पॉइंट पे हो सकता है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ जाए। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे कि स्पीड इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने मॉड लिखा है। अब ये बताइए मॉड और स्पीड होता क्या है? वेलोसिटी का मॉड, यही तो होता है। और ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या? ये देखिए रूट के अंदर का क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप बस इसको याद रख लीजिए कि स्पीड जो होता है हमेशा ही पॉजिटिव होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, इस पे ध्यान दीजिए। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करे, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों पे ही डिपेंड करे उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यहाँ पे स्पीड जो है वो केवल देखिए मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, तो स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? अब चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में बढ़ते हैं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो स्पीड होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज समझ में आया? तो स्पीड के बारे में आपको बस ये दोनों पॉइंट देखना है। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, और उसके बाद एक इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद सीधा हम लोग एग्जाम्पल करने में जुड़ जाएंगे, और उसके बाद ढेर सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो यहाँ तक में आई गेस कि आपको डाउट नहीं होगा। तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दो पॉइंट के बारे में और देखेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में कि एवरेज स्पीड क्या होता है, इसमें किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना होता है। देखिए यहाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे ही पढ़ रहे हैं, यानी जितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं या अभी तक हम लोगों ने जितने सारे पॉइंट्स लिख करके समझे हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है। तो आप जो भी आप थियरी है इसको आप एज अ थ्योरी मत समझिए कि थियरी है चलिए रट लेंगे देख लेंगे। ऐसे अगर आप करेंगे तो बिल्कुल न्यूमेरिकल में डाउट आने वाला है आपका। अभी यहाँ जो भी है मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम लिखना पड़े, यानी कम से कम पॉइंट से आपसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए। तो ये वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके बगैर तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में थोड़ा बहुत तो मुश्किल आएगा ही आएगा। इसीलिए हम लोग चलिए ज़्यादा नहीं बहुत कम पॉइंट्स है जिसको हम लोग समझने के साथ साथ याद भी रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एवरेज स्पीड के बारे में कि आखिर एवरेज स्पीड क्या होता है, यानी इसका क्या मतलब है। तो देखिए एवरेज स्पीड, जैसे हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी को ये करली ब्रैकेट टाइप में ऐसे दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे भी एवरेज ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब एवरेज है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड है। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात किया था, जैसे ही एवरेज वेलोसिटी सुनाई में आता था सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए,
अरे बोर्ड का छोड़िए, इधर ध्यान दीजिए, जो अभी समझाया जा रहा है वो जो भी लिखा हुआ है वो तो आप समझ ही जाइएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में क्या देखा था कि जैसे ही एवरेज टर्म सुनाई दे, यानी जैसे ही एवरेज वेलोसिटी सुनाई दे, सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पे भी आपको जो आगे यूज करना है वो ये फॉर्मूला यूज करना है। यानी जब भी आपको ये बोला जाए कि एवरेज स्पीड फाइंड करो, तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले आपके माइंड में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि इसके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। और टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाली और सेकंड वीडियो दोनों में ही इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखा हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो वहां तो आपने देखा ही होगा। तो आई गेस कि उसके बाद तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं आएगा कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, एवरेज स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, एक तो टोटल डिस्टेंस होना चाहिए और उसके बाद टोटल टाइम होना चाहिए। और टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करिए, टोटल टाइम, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वो टाइम है टोटल टाइम। तो ये भी जो भी टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम मिल गया, तो आप एवरेज स्पीड आराम से बता सकते हैं। यानी जब भी आपको एवरेज टर्म की बात सुनाई दे, यानी एवरेज वेलोसिटी हो या ताकि एवरेज स्पीड हो, इस दोनों में से कोई सा भी हो, सबसे पहले आप माइंड में उसका फॉर्मूला सोचिए कि एवरेज वेलोसिटी है तो अच्छा ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। अच्छा एवरेज स्पीड है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो जब भी आप फॉर्मूला सोचेंगे, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करके फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। यानी जब भी आपको एवरेज टर्म सुनाई दे रहा है, सबसे पहले आप फॉर्मूले के बारे में सोचिए और उसके बाद सीधा इसमें जो भी फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट करके पुट करके और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी बोला जाए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ एवरेज स्पीड में आपको ये याद होना मस्ट है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि याद रखना भी के साथ साथ आपको समझ में भी आना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, एवरेज स्पीड इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। अभी हम लोगों ने देखा था एवरेज, ये जो स्पीड होता है, सिंपल स्पीड हो जो होता है वो भी एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एक कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। तो ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी हुआ, टाइम भी वैसा ही क्वांटिटी है। तो इस तरफ जब स्केलर है तो ये कैसे वेक्टर हो सकता है, ये भी स्केलर ही होगा ना। तो जिस तरह से स्पीड स्केलर क्वांटिटी था वैसे ही एवरेज स्पीड भी एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी का मतलब, पॉजिटिव का मतलब कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब हम लोग जानते हैं जो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करे। ये चीज समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज स्पीड है, ये कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, यानी ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और ये कभी निगेटिव नहीं होगा। समझ में आया। तो इसका मतलब ये था, ये आपको याद भी होना चाहिए ये लाइन। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है और आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो ये पॉइंट से पूछे जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि एवरेज स्पीड जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे हमने मॉड क्यों लगाया है, तो सिंपल सी बात है। इस साइड देखिए, एवरेज स्पीड जो है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और एवरेज वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है। आपने अगर वो पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आप जानते होंगे कि एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ देखिए, ये दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे इक्वल टू भी तो है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकता है, इस तरफ स्केलर है इस तरफ वेक्टर रहेगा, कभी इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए इसका हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। और वैसे भी स्पीड के बारे में अभी हम लोगों ने देखा है, स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। समझ में आया। तो इसीलिए हमने एवरेज स्पीड को भी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से कंपेयर किया है। क्लियर है। यानी अगर आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और अगर एवरेज वेलोसिटी आई कैप जे कैप में है तो सबसे पहले आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये जो यहाँ ये जो पॉइंट आपको याद रखना है, समझने के साथ साथ वो ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा या फिर इक्वल होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में
कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या फिर इक्वल हो सकता है। समझ में आया? वैसे ही एग्जैक्टली एवरेज स्पीड भी एवरेज मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के इक्वल या फिर इससे ज़्यादा ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी को आप देखिए, बात आती है कि चलिए ज़्यादा का तो समझ में आ गया, जिस तरह से डिस्टेंस, अगर कोई पार्टिकल है जो घूम के जाएगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, इसलिए चलिए डिस्टेंस और एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस वाले टर्म में, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एवरेज स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन बात आती है चलिए कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगा। तो अगर आप पिछले वीडियो में देखे होंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या फिर इक्वल होगा। तो वहाँ पे एक सवाल बना था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा था, जब पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया? यहाँ भी एग्जैक्टली सेम कंडीशन है कि एवरेज स्पीड एवरेज मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कब होगा। तो सेम वैसे ही जब पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए जब स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा तो क्या उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और टाइम तो सेम होगा ही होगा। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये दोनों भी सेम होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये लाइन में यही लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सबसे पहले आपको तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्लियर है? ये याद रहेगा। एवरेज स्पीड में आपको इससे ज़्यादा कहीं यूज करना ही नहीं है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस पॉइंट को भी अपने माइंड में कहीं ना कहीं रखना है कि एवरेज स्पीड जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव के साथ साथ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? और फिर इस पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, ये पॉइंट तो आपको पता होना ही चाहिए कि एवरेज स्पीड जो होता है वो मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा या फिर उसके इक्वल होता है। क्लियर है? और इक्वल कब होगा? जब पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा और उसी केस में जो एवरेज स्पीड है वो मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के भी इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि देखिए एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा और टाइम तो इक्वल होगा ही सही, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है बस आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड इतना जानना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है और कभी ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं। क्लियर है ना? तो अब चलिए यहाँ आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसको अभी नोट कर ले अच्छे से। इसके बाद हम एक लास्ट पॉइंट थ्योरेटिकल की व्यू से पढ़ने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कहीं ना कहीं तो देख ही चुके। तो अब हम इसके बाद एक इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में देखेंगे जिसका यूज हम सीधा न्यूमेरिकल में करेंगे और उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल करने में जुड़ जाते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब चलिए हम लोग जानने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एकदम नया सा कोई भी टॉपिक नहीं है, हमने इसके बारे में पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इनडायरेक्ट रूप से जाना है। जिस तरह से आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में क्या जाना था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा उस पॉइंट की। ये चीज़ समझ में आया? तो वहाँ पे हम वेलोसिटी जब बोल रहे थे तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी याद रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जो होता है, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो या सिंपल वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन को भी देखना पड़ता था। एग्जैक्टली सेम ये जो लिखा हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी किसी इंस्टेंट की होती है। मान लीजिए जैसा कि हम लोगों ने वहां पे समझा था, मान लीजिए एक पाथ है, मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि ए से बी तक जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। इसी तरह का हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे भी समझा हुआ था। तो मान लीजिए जब पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा, किसी पॉइंट पी पे होगा, तो इस पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, आपने देखा वहां पे किस डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन? बताओ भाई। ये हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। तो देखिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल होगा, जैसे मान लीजिए आप पत्थर को किसी रस्सी में बांध के ऐसे घुमाते हैं, तो जिस पॉइंट पे टूटता है, जिस मान लीजिए यहाँ पे टूटा पार्टिकल, तो वो एकदम ऐसे भागता है ना टेंजेंट की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल अगर मैं यहाँ से सीधे जाऊँ, तो यहाँ से अगर मान लीजिए बहुत स्पीड में आप मोटरसाइकिल से ऐसे चलिएगा, तो यहाँ से सीधा जंप करके इधर से उड़ जाइएगा ना, ऐसे उड़ के सीधा यहाँ पे आइएगा, यानी यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करिएगा ऐसे आएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पी पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी।
ये चीज समझ में आया? यानी हमने वेलोसिटी का बात किया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी जिस तरह से हमने समझा था कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है, एग्जैक्टली सेम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। देखिए केवल डायरेक्शन का ही डिफरेंस है। अगर आप वेलोसिटी का टर्म में बात करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी याद में रखना पड़ेगा, लेकिन जब आप स्पीड की बात करेंगे तो हमें पता है स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? क्योंकि स्पीड केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो आप केवल मैग्नीट्यूड देखिए, तो देखिए पार्टिकल P पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो कुछ इस डायरेक्शन में था, जो कि कितना था Vp। यानी मुझे वेलोसिटी दिखाने के लिए मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है कि इस डायरेक्शन में Vp है। समझ में आया? लेकिन जब मैं ये बात करूं कि पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी P पॉइंट पे, तो मैं सीधा बोलूंगा ये जो P है स्पीड, अगर मैं पॉइंट P की बात करूं कि पॉइंट P पे स्पीड कितनी होगी तो मैं सीधा बोलूंगा मॉड ऑफ Vp। समझ में आया? कि जो Vp होगा उसका सिंपल मैग्नीट्यूड बता दूंगा, वही स्पीड हो जाएगी। मुझे उसमें स्पीड में डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर है? देखिए यहाँ ध्यान से, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इंस्टेंटेनियस स्पीड में, बस इतना ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन अगर हम बात करेंगे तो उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देंगे, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद करना है और जो हमें समझना भी है, जिसका हम आगे न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं, जो ये पॉइंट है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों ने देखा हुआ है, आगे पढ़िए, इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो जरा ध्यान दीजिए, जो हम लोगों ने वेलोसिटी लिखा था, वेलोसिटी को यही लिखा था ना, v इज इक्वल्स टू dr/dt। ये जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। आप याद करिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था। तो ये जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, और अभी अभी हम लोगों ने जाना है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू dr/dt होता था, उसी का जब दोनों तरफ ऐसे करके मॉड लगा देंगे तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा। यानी ये क्या हो गया? मॉड ऑफ v, और मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल हो गया? मॉड ऑफ dr/dt। यानी जो भी वेलोसिटी था उसी का मैग्नीट्यूड यहाँ सिंपल लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता था, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, जबकि वेलोसिटी होता था वेक्टर क्वांटिटी, जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता था। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी स्पीड होगी पार्टिकल की वही होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था। क्लियर है? और सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बस थियरी में आपको इतना समझना है। अब हम लोग धीरे धीरे अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि अभी तक जितने सारे हम लोगों ने थियरी पढ़े हैं उसका यूज हम कैसे करने वाले हैं, और आप खुद भी समझ पाएंगे कि जो भी हम लोगों ने थियरी लिखा था सारा का सारा न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा ही होगा। क्लियर है? तो आप चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फटाफट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में कि अभी तक जितने सारे हम लोगों ने थियरी पढ़े हैं उसको किस तरह से न्यूमेरिकल में यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो चलिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, जो भी वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके फर्स्ट हाफ में वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v1, इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v1 इन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके फर्स्ट हाफ पार्ट में उसके पास जो स्पीड है वो v1 है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, स्पीड v2 इन रिमेनिंग डिस्टेंस। अब जो भी डिस्टेंस होगा उसके फर्स्ट हाफ में स्पीड जो है वो v1 है, तो रिमेनिंग क्या बचा होगा, हाफ अगर हो गया तो रिमेनिंग हाफ ही बचा हो गया ना। यानी बाद में जो भी हाफ बचा है उसमें जो पार्टिकल का स्पीड है वो है v2 के इक्वल। समझ में आया? उसके बाद हमें फाइंड करना है कि बताओ पार्टिकल का जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया?
कि एक पार्टिकल है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके फर्स्ट हाफ में वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट जो हाफ बचा हुआ है उसमें v2 स्पीड से चल रहा है। क्लियर है? तो इसमें हमें बताना है कि पार्टिकल का एवरेज स्पीड कितना होगा। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, जब भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड सुनाई दे सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है, और एवरेज स्पीड जैसे ही एवरेज सुनाई दिया सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आया, फॉर्मूला। और फॉर्मूला होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी आपको एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करना है तो आपको टोटल डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और टोटल टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ देखिए, मान लीजिए या पार्टिकल जो भी डिस्टेंस चला है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ मान लेता हूँ कि पार्टिकल जो टोटल डिस्टेंस चला है वो कुछ x चला है। समझ में आया? तो चलिए हम सबसे पहले डायग्रामेटिकल व्यू देते हैं इसी क्वेश्चन को। अब देखिए, बात आती है फिजिक्स में डायग्रामेटिकल व्यू की, तो जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन है आप कोशिश करिएगा कि आपके हैबिट बने डायग्राम से सोल्व करने का, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तब तक वही अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाती है ना, पता ही नहीं चलेगा कौन से पार्टिकल किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। और जैसे ही आप डायग्राम बना लेंगे उसके बाद क्लियर पिक्चर सामने आ जाता है कि अच्छा पार्टिकल है, इधर चल रहा है, इतना चला, वो पूरा क्लियर हो जाता है कि कौन किधर कितना मूव कर रहा है, तो सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए हम इसका सबसे पहले एक डायग्रामेटिकल व्यू दे देते हैं, ये जो लैंग्वेज लिखा है ना इसको। तो चलिए हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो कोई x डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस चला है, x डिस्टेंस चला है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। मैं इनिशियल पॉइंट को a बोल देता हूं और जहां तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको मैं b बोल देता हूं। समझ में आया? तो मैंने माना है कि टोटल डिस्टेंस x चला है, क्योंकि पार्टिकल ऐसा इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन है कि जो भी टोटल डिस्टेंस चला है उसका फर्स्ट हाफ में v1 स्पीड था और नेक्स्ट फर्स्ट हाफ में v2 स्पीड था। तो कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड कितना है। तो मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो भी पार्टिकल ने ट्रेवल किया है वो x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये हमने किया, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि फर्स्ट हाफ, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट मैं c बोल देता हूँ, और यहाँ फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा a टू c वो x/2 होगा। टोटल डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ कितने से चला है, तो v1 स्पीड से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह से आ गया। फिर बोलिए ये नेक्स्ट जो हाफ है, पार्ट है, वो कितना बचेगा, x/2 ही बचेगा ना, x/2 हो गया, x में से x/2 गया, x/2 ही बचा होगा लास्ट में। ये कितना स्पीड से चल रहा है, v2 से। फर्स्ट हाफ गया था v1 से, उसके बाद सेकेंड हाफ v2 स्पीड से चल रहा है, तो हमने सेकेंड हाफ वाले पोर्शन पे लिख दिया v2। अब देखिए क्लियर दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि अच्छा a टू c गया है, x/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है v1 से, और c से b नेक्स्ट हाफ जो गया है वो x/2 जो गया है वो v2 स्पीड से गया है। तो इस केस में हमें फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो हमने जैसा कि अभी बात किया था, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैंने मान लिया है टोटल डिस्टेंस कितना, x। तो मुझे एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल चुका है टोटल डिस्टेंस पार्टिकल का है x, ये मुझे पता चल चुका है। अब ये हमने एज्यूम कर लिया है। समझ में आया? अब जो आपको कैलकुलेट करना है वो टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होता है, चलिए मैं उसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। तो एवरेज स्पीड जो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है वो टोटल डिस्टेंस, यही पढ़ा है या कुछ और पढ़ा है, जरा ध्यान दीजिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर है या नहीं? ये होता है एवरेज स्पीड। तो चलिए हमने तो एज्यूम कर लिया टोटल डिस्टेंस x है, ये एक तरह से हमें पता चल गया। अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मुझे टोटल टाइम का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? और टोटल टाइम का मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल a टू c जाने में लिया गया, तो मान लीजिए इसमें जो टाइम लगा a टू c जाने में, वो मान लेता हूँ t1 टाइम लगा। यहाँ तक क्लियर है? और पार्टिकल c से b जाने में जो भी टाइम लिया है उसको मैं t2 बोल देता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल का a टू b जाने में जो टाइम लगेगा टोटल, वो t1 प्लस t2 लगेगा। अब t1 t2 मैंने लिया है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जरा ध्यान दीजिए, आखिर वो टाइम होता क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th-10th के लेवल पे, जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। समझ में आया? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए मैं इस फॉर्मूले को भी लिख देता हूँ कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही करूंगा। तो चलिए मुझे इस वाले a टू c में, चलिए a टू c पे मैं बाउंड्री खींच देता हूँ। a टू c में मैं बात करूंगा तो मुझे डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। तो बताइए t1 जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस यानी x/2 डिवाइडेड बाई v1 स्पीड से चला है, यानी यहाँ से जो t1 आया वो x अपॉन 2v1 आया, ये t1 के इक्वल। क्लियर है? यहाँ तक हमें t1 मिल चुका है x और v1 के टर्म में।
अब चलिए हम T2 कैलकुलेट करते हैं। तो T2 जो होगा वो x/2। अब देखिए C से B जाने में कितना डिस्टेंस चल रहा है, x/2। कितने स्पीड से, V2 से। तो मैं यहाँ पे V2 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से जो T2 मिल जाएगा वो x/2V2 मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे T1 भी मिल चुका है, T2 भी मिल चुका है, लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है, टोटल टाइम। यानी टोटल टाइम जो होगा, चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए T1 प्लस T2 क्या आएगा, x/2V1 प्लस x/2V2। T1 हुआ और प्लस T2 हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब चलो दोनों को जरा ऐड करिए या फिर सिंपल आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, आपको टोटल टाइम भी मिल चुका है। तो अब चलिए एवरेज स्पीड का सीधा कैलकुलेशन करते हैं। तो एवरेज स्पीड जो आप लिखेंगे वो कितना, टोटल डिस्टेंस आपने क्या एज्यूम किया था, x, यानी x/2 प्लस x/2 x ही हो गया ना। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ गया x अपॉन टोटल टाइम अभी कैलकुलेट किया है। तो टोटल टाइम क्या लिखेंगे, x/2V1 प्लस x/2V2। ये समझ में आया या नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसमें से आप x को कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा और ऊपर वाले x से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों x। क्लियर है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, इस दोनों को एलसीएम लेंगे, तो जब सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर क्या आता है, 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है यहाँ तक। यानी पार्टिकल का जो यहाँ पे एवरेज स्पीड होगा वो 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। यहाँ तक किसी स्टेप में डाउट है, ध्यान से जरा देखिए। सिंपल आपको देखिए, एवरेज स्पीड मुझे फाइंड करना था। मैंने सबसे पहले सोचा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो गिवन नहीं था, तो मैंने एज्यूम कर लिया x, लेकिन इसके बाद गिवन था कि हाफ चला V1 से, तो मैंने डायग्राम में दिखा दिया। फिर नेक्स्ट हाफ चला V2 से, वो भी दिखा दिया। अब एक तरह से टोटल डिस्टेंस मुझे पता चल चुका था, बस टोटल टाइम कैलकुलेट करना था ये एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से मैंने यहाँ देखा डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। क्लियर है। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमने T1 टाइम लिखा, यहाँ का डिस्टेंस अपॉन जो भी स्पीड आया V1 वो, तो यहाँ से ये आ गया। फिर उसी तरह हमने T2 को कैलकुलेट कर दिया कि x/2 डिस्टेंस V2 से चला है, तो टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो ये होगा यहाँ से T2, और टोटल टाइम जो होगा वो T1 प्लस T2 के इक्वल होगा, A टू B जाने में जो लेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमने टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद एवरेज स्पीड में अब यहाँ वैल्यू पुट किया। टोटल डिस्टेंस क्या लिया था, x, तो यहाँ पे x लिखा। टोटल टाइम कितना आया, x/2V1 प्लस x/2V2। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ से दोनों जगह से x को कॉमन लिया और इस x से इस x को कैंसिल कर दिया। समझ में आया। तो इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये तो कैलकुलेट कर लेंगे ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सब तो 7th 8th में आप लोग आराम से एलसीएम वगैरह सीखे होंगे। तो आप ये फाइनल आंसर आया। तो देखिए, अगर आप नीट लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल हाफ डिस्टेंस अगर V1 से चले, फिर नेक्स्ट हाफ अगर V2 से चले, तो पार्टिकल का जो एवरेज स्पीड होगा वो 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा। अगर आपको कंडीशन के साथ अगर ये आंसर याद है, तो अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि नीट लेवल पे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था इस तरह से, हो सकता है V1 V2 की कुछ वैल्यू दे दे, तो आपका जब फॉर्मूला याद रहेगा तो एक बार में आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आसान है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो हो सकता है डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो आपका टाइम बच जाएगा वहां पे। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है याद रखना। ये देखिए, 2 हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, हाफ में डिवाइड किया तो यहाँ 2 कर दिया, V1 V2 प्लस V1 प्लस V2। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ये एवरेज स्पीड आ गया इस क्वेश्चन का। इसमें किसी स्टेप में डाउट है, अगर थोड़ा बहुत डाउट है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, अगर फिर भी बाई चांस अगर आपके अंदर डाउट रह जाता है तो वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 से ही मिलता जुलता है। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस मूविंग विथ स्पीड V1 and next 1/3 moving with speed V2 and finally with speed V3, then find एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब देखिए, अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने फर्स्ट किया था उसमें केवल पार्टिकल दो पार्ट में टोटल डिस्टेंस को कंप्लीट कर रहा था, यानी फर्स्ट हाफ V1 से चला था, उसके बाद सेकेंड हाफ जो भी रिमेनिंग बच गया था उसको V2 से ट्रेवल किया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ टोटल डिस्टेंस को पार्टिकल 3 इक्वल पार्ट में V1, V2 और V3 अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है।
समझ में आया? तो चलिए हम सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे, डायग्रामेटिकल व्यू दे देते हैं ताकि हमको इक्वेशन लिखने में आसानी हो। तो चलिए हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मुझे नहीं पता कितना कर रहा होगा, लेकिन जो भी कर रहा है उसका फर्स्ट हाफ v1 से चल रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट हाफ जो होगा, नेक्स्ट जो फर्स्ट हाफ कंप्लीट करने के बाद फिर से 1/3 जो डिस्टेंस है उसको v2 से कंप्लीट कर रहा है, और उसके बाद जो भी फाइनली बचा होगा उसको v3 से कंप्लीट कर रहा है। तो इतना हमें इंफॉर्मेशन पता है, तो चलिए इसी का हम यूज करते हैं और इसको कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो भी है पार्टिकल का वो x के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? अगर टोटल डिस्टेंस अगर x के इक्वल है तो हमको इसको कितने पार्ट में ट्रेवल करवाना है, 3 पार्ट में। तो हम चलिए इसको नाम दे देते हैं A है और फाइनल पॉइंट को B नाम से बोल देते हैं, और इसको मुझे 3 पार्ट में ट्रेवल करवाना है, तो मैं एक पॉइंट को यहाँ पे C बोल देता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट को D बोल देता हूँ। क्लियर है? यहाँ देखिए ये बोल देता हूँ मैं इसको फर्स्ट थर्ड, यानी 1/3 हाफ है फर्स्ट का ये, यानी x/3 डिस्टेंस ये हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है x, इसका 1/3 कितना हो जाएगा x/3। ये कितने से ट्रेवल कर रहा है, v1 स्पीड से। क्लियर है? उसके बाद जो लिखा वहां पे नेक्स्ट 1/3, अब नेक्स्ट 1/3 का मतलब क्या हुआ, जैसा 1/3 यहाँ पे था यानी टोटल डिस्टेंस का ही 1/3, तो टोटल डिस्टेंस x है तो यहाँ पे x/3 हो गया। क्लियर है? ये कितना से चल रहा है, v2 स्पीड से। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो भी रिमेनिंग यानी फाइनली विथ कितना से चल रहा है, v3 से। अब जरा ध्यान दीजिए, ये था x टोटल, उसमें से x/3 यहाँ पे ट्रेवल कर लिया, यहाँ पे x/3 कर लिया, तो अब रिमेनिंग बचा कितना होगा, तो x माइनस x/3 प्लस x/3 यानी 2x/3 है ना, यानी x माइनस 2x/3 करेंगे तो ये जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचेगा, x/3 हुआ ना। मान लीजिए 3 मीटर का है, उसमें 1 मीटर खत्म हो गया, फिर 2 मीटर खत्म हो गया, तो तीसरा मीटर 1 ही मीटर का गैप बचा होगा ना। समझ में आया या नहीं? तो यहाँ देखिए ये टोटल x था, x/3 यहाँ पे हो गया, फिर x/3 यहाँ हो गया, तो बचेगा कितना, x/3 ही बचेगा। x में से इस दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए तो x/3 आ जाएगा। क्लियर है? यानी फाइनली भी 1/3 ही है जो कि कितना से ट्रेवल कर रहा है, v3 से। चलिए मैं अलग अलग सेक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अभी तक किसी को कोई डाउट है? तो देखिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन गिवन था वो ये था, जो भी टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 हमने v1 से ट्रेवल करवा दिया तो इस तरह से दिख गया। फिर नेक्स्ट 1/3 जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का 1/3 वो v2 से चला, फिर जो भी रिमेनिंग बचा होगा जो कि किसके इक्वल आ गया, x/3 के इक्वल पार्ट में तीनों पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया? यानी जब पार्टिकल इक्वल सेक्शन कितने अलग अलग स्पीड से v1, v2 और v3 से ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में मुझे ये कैलकुलेट करना है कि जब पार्टिकल A to B गया है तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। अब देखिए जरा ध्यान से इसको पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज, और एवरेज स्पीड यहाँ पे लिखा है, और एवरेज जैसे ही सुनाई देता है सबसे पहले माइंड में क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी जब सुनाई आता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? यानी जैसे एवरेज सुनाई देता है फॉर्मूले पे माइंड दौड़ाइए। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए यहाँ पे तो हमें क्या लिखना है, एवरेज स्पीड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे ताकि जो भी फॉर्मूला में मुझे कैलकुलेट करना होगा वो हम कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एवरेज स्पीड जो होगा वो किसके इक्वल होता है, बताइए। अभी अभी हम लोगों ने रटा था टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। वो डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, एवरेज वेलोसिटी में। यहाँ हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है या नहीं? अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और टोटल टाइम, और बस इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक तरह से टोटल डिस्टेंस जो है वो x के इक्वल ही होगा, जो कि हमने लिया है A to B का सेपरेशन। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस एक तरह से हमें पता चल चुका है, बस हमें क्या पता करना है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा, तो पार्टिकल A to C में जो टाइम लेगा वो, प्लस C to D में जो टाइम लेगा वो, प्लस D से B में जो टाइम लेगा वो। तो मैं मान लेता हूँ इस वाले सेक्शन में जो भी पार्टिकल टाइम ले रहा है वो T1 है, इस वाले में जो भी टाइम लिया वो T2 है, और इसमें जो भी टाइम लिया वो T3 है। यानी जो टोटल टाइम होगा वो T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा या नहीं होगा? क्लियर है यहाँ तक? तो अब चलिए हम T1, T2 और T3 को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि टोटल ये जो टाइम होगा वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ से T1 किसके इक्वल हो जाएगा, x/3 अपॉन v1। क्लियर है? यानी यहाँ से जो T1 आया वो x अपॉन 3v1 आया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है यहाँ तक? एग्जैक्टली ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले को भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा,
x अपॉन 3v2, और इसी तरह आप t3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं x/3 डिवाइडेड बाय v3, यानी यहाँ से जो आएगा वो x अपॉन 3v3 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए आपको x और v के टर्म में t1, t2 और t3 मिल चुका है, तो आप क्या करेंगे, टोटल टाइम के लिए इस सबको ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं सीधा यहाँ फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो जब मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखूंगा, a टू b में क्या लिया था हमने x, तो यहाँ पे हम x पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में क्या करिएगा, तो टोटल टाइम में t1 प्लस t2 प्लस t3 करेंगे। तो चलिए सबका वैल्यू रखिए, t1 किसके इक्वल आएगा, x अपॉन 3v1, यहाँ तक क्लियर है, प्लस t2 किसके इक्वल आएगा, x अपॉन 3v2, तो यहाँ पे लिखिए x अपॉन 3v2 प्लस t3 किसके इक्वल लिखेंगे, x अपॉन 3v3। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल फॉर्मूले का यूज किया है, बस हमने एक्स्ट्रा जो कैलकुलेट किया है वो है टाइम, जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कैलकुलेट किया है। और डिस्टेंस स्पीड ये क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम को ड्रॉ किया है। क्लियर है? तो आप सबसे पहले जैसे ही ऐसे क्वेश्चन बने तो सबसे पहले आप तो डायग्राम बना ले, ताकि इक्वेशन बनाते समय आपको पता रहे किस वाले सेक्शन में कितना टाइम लगेगा, वो डायग्राम से क्लियर दिखने लग जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब इसको मुझे सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x को ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे मैं x को कॉमन लूंगा, ऊपर टोटल डिस्टेंस x तो है ही सही, तो वो x रहेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ x को कॉमन लीजिए, तो x तीनों में से, और x/3 को कॉमन ले लीजिए, 3 भी बाहर आ जाएगा। तो आप x/3 को कॉमन लिया तो इसमें से x/3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/v1, तो यहाँ आया 1/v1 प्लस इसमें से भी x/3 निकाल दीजिए, तो क्या बचा 1/v2, तो यहाँ भी 1/v2 प्लस इससे भी x/3 बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा 1/v3। यहाँ से क्लियर है या नहीं? यानी ये फाइनल बचा। अब देखिए यहाँ से ये x आप कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, और ये 3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। यानी मैं इसी को थोड़ा सा सोल्व करूँ तो मैं 3 को ऊपर लिख दूंगा डिवाइडेड बाय, इस तरह से डिवाइड करके इसका जरा एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम नीचे जो लूंगा तो वो v1, v2 और v3 यही बनेगा। अब क्या करिए, v1 इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, v2 v3, और ये 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बनेगा v2 v3 प्लस एलसीएम। तो समझ में आता है ना कैसे लेते हैं इसका। अब इस वाले टर्म से क्या करिए, इसमें डिवाइड करिए, v2 v2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा v1 v3 जो कि इसके ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बना v1 v3 प्लस, अब देखिए फिर ये थर्ड टर्म बचा, v3 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, तो ये v3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा v1 v2, और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बना v1 v2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब देखिए मेन जो डिवाइड है ये वाला लाइन है ना, अब इसके ये अपॉन ये, जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि अपन a/b है डिवाइडेड बाय p/q है, तो इसको हम कैसे इक्वल करते हैं, तो इसको कुछ ऐसे ही आप इक्वल करते होंगे ना, a/b है तो आप क्या करेंगे a/b लिखेंगे, तो हमने लिखा a/b इंटू जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो यहाँ q/p, ऐसे ही करते हैं या नहीं करते हैं? तो वही चीज़ यहाँ पे। अब देखिए 3 नहीं कुछ है तो 1 होगा ना, तो 3 ऊपर रहेगा, और ये जब से सबसे जो नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो कि आपको कैलकुलेट करना है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये v1 v2 v3 ऊपर गया, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करता हूँ v1 v2 को पहले लिख देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और कोई मतलब नहीं है। तो चलिए मैं v1 v2 को पहले लिख दिया, प्लस v2 v3 को उसके बाद लिखा, v2 v3 प्लस v3 v1 यहाँ देखिए v1 v3 है, इसी को मैंने उल्टा कर दिया v3 v1, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो फाइनल एवरेज स्पीड आया इस केस में वो इसके इक्वल आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको हमने डायग्रामेटिकल व्यू दिया, और सबसे उसके बाद हमने जो सोचा वो ये है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और टोटल डिस्टेंस हमने कुछ एज्यूम कर लिया जो कि x है यहाँ पे। उसके बाद पार्ट वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया था वैसे वैसे हमने डिस्टेंस और स्पीड को लिख दिया, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट कर लिया। जो भी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टाइम आया है, जब सबको सम करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमने x को एज्यूम किया था, तो टोटल डिस्टेंस x हो गया, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 होगा, तो मैंने सबको यहाँ पे जोड़ दिया, और इसमें से x/3 को कॉमन लिया,
तो यहाँ बाकी जो बचा वो अंदर लिख दिया। अब x से कैंसिल हो गया, जो हमने लिया था वो हट गया। अब जो इसमें बचा है वो क्वेश्चन में गिवन था, तो इसी के टर्म में तो आंसर बताना होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। जो हमने लिया वो क्वेश्चन में तो था ही नहीं, तो वो कैंसिल भी हो गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। समझ में आया? तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया, उसके बाद इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो फाइनल आंसर आया एवरेज स्पीड का वो 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1 बना। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में भी कुछ सिमिलर स्टैंडर्ड टर्म टाइप का बन रहा था, यहाँ भी बन रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, अगर पार्टिकल कोई अगर टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में अगर ट्रेवल कर रहा है v1 v2 से, तो वहाँ जो एवरेज स्पीड होता है वहाँ पे क्या आया था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को पार्टिकल 3 इक्वल पार्ट में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 3 इक्वल पार्ट में v1 v2 v3 से जब ट्रेवल करेगा, इस केस में जो एवरेज स्पीड होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, इक्वल पार्ट में पार्ट को, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है 3, v1 v2 v3। पिछले में था 2 v1 v2, इसलिए 2 v1 v2। यहाँ कितने हैं v1 v2 v3, 3 है ना, तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो 3 v1 v2 v3 अपॉन सबका एक दूसरे के साथ पेयर बनाइए, तो v1 v2 बनेगा प्लस v2 v3 बनेगा प्लस v3 v1 बनेगा। क्लियर है? तो आप चाहे तो आप इस वाले को स्टैंडर्ड टर्म, अगर कोई पार्टिकल किसी डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, तो उस केस में जो पार्टिकल का एवरेज स्पीड होता है वो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये फॉर्मूले आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे की संभावना तो होता ही है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट लेवल पे। ठीक है? और जो जेई का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई मतलब का सवाल नहीं है, उसके लिए ये प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोसेस नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नीट वाले याद रख लेते हैं तो हो सकता है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो वहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और हो सकता है मिस्टेक की वजह से कहीं गलत हो, वो भी नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको ये आना, कैलकुलेट करना तो आना ही चाहिए, आसान सा तरीका भी आसानी है, लेकिन आपको अगर याद रहता है, क्योंकि ये सिमिलर, ये थोड़ा अच्छा सा स्टैंडर्ड पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें भी और पिछले एग्जाम्पल में भी, तो आप याद भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते। क्लियर है? तो अगर याद रहेगा तो वहाँ पर टाइम बचेगा। और बाकी रही समझने की, तो समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। बाकी आप इसमें होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जितना सारा प्रॉब्लम वाली बात होती है हमने डिस्कस किया है, तो आप इसको एक बार क्या करिए, अभी जो भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया है इसको आप खुद से करिए, क्योंकि अभी जो भी किया है मैंने किया है, आपने इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है। समझ में आया? अभी जो भी आप दिमाग लगा रहे हैं उसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से हर एक क्वेश्चन को, कंसेप्ट को तो पहले पढ़ना ही है, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे खुद से सोल्व करना है। यहाँ तक समझ में आया? जब आप खुद से सोल्व करेंगे तब आपको लगेगा कि एक्चुअली में डाउट कहाँ आ रहा है, कहाँ डाउट नहीं आ रहा है, या फिर कहाँ डाउट आने वाला लग रहा है। सारे पॉसिबिलिटी आपको क्लियर दिख जाएगा। जब तक आप खुद सोल्व नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स में तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना? तो आप खुद से जैसे हो रहा है हाथ पैर मारिए, क्वेश्चन में सोल्व हो या ना हो बाद की बात है, कम से कम कोशिश तो करें। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, अगर आप कोशिश करेंगे तो कब कोशिश करते करते वो सक्सेस हो जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर से यहाँ से नोट करने के बाद, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ढेर सारा और एग्जाम्पल के साथ। देखिए इस वाले टॉपिक में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। अभी जो एग्जाम्पल हमने किया है ये कुछ भी नहीं, ये तो बेसिक्स है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर के यानी रेक्टिलिनियर मोशन के इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला टॉपिक होगा। तो 1-2 लेक्चर के बाद हम लोग उस टॉपिक पे चले जाएंगे, लेकिन वो टॉपिक मजबूत तभी होगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये भी मजबूत साथ में हो, तो वहाँ पे और भी मजा आए। समझ में आया? तो सबसे पहले जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक्स है, आसान है, और हम लोगों ने इसको बेहतर तरीका से समझने का भी कोशिश की है। तो आप पहले इसको अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से ढेर सारा एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।